नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात माफिया अतीक अहमद के काल कोठरी वाले काउंटडाउन की। प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से नैनी जेल शिफ्ट कर चुकी है। अब इंतजार है माफिया के गुनाहों के हिसाब का। वहीं निकाय चुनाव की घंटी भी बज गई है। माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव की अग्नि परीक्षा हो सकती है और बात होगी सारस की सियासी उड़ान की, जिस पर घमासान बढ़ता जा रहा है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। माफिया अतीक अहमद, जिसके गुनाहों का साम्राज्य दूसरों को खौफजदा करता था, उसे डर सता रहा है। साबरमती जेल से यूपी रवाना होने से पहले जो खौफ अतीक के चेहरे पर था, प्रयागराज पहुंचने के बाद भी वही खौफ उसके चेहरे पर दिखाई दिया। क्योंकि 17 साल पहले अतीक अहमद ने जो गुनाह किया था, उसके हिसाब की बारी है। नैनी जेल में आज की रात अतीक को बेचैन करने वाली है, क्योंकि कल की सुबह उसके गुनाहों की सजा सुनाने वाली है। माफिया की जेल यात्रा का अंतिम राउंड शुरू हो गया। काल कोठरी का काउंटडाउन। काफिला है वो अहमदाबाद से होकर हिम्मतनगर की ओर आगे बढ़ रहा है। उधरपुर से चित्तौड़गढ़ की तरफ ये काफिला चल रहा है लगातार। 100 से 120 की स्पीड पर गाड़ियां चल रही हैं। लगातार तेजी से काफिला आगे बढ़ रहा है। कोटा की ओर आगे बढ़ रहा है ये काफिला। मध्य प्रदेश का जो सफर है वो कुछ घंटे बाद शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो शिवपुर बॉर्डर है वहां पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में एंटर करते हुए इस काफिले को प्रवेश कर सकता है 9-10 बजे के आसपास। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस काफिले की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहली बार काफिला अतीक अहमद का चढ़ चुका है। 4 राज्य, 24 घंटे, 1300 किलोमीटर का सफर। क्रॉसिंग बंद होने की वजह से पूरा ये काफिला यहाँ पर रुका हुआ है। गेट खुल गया है और ये पूरा काफिला रवाना हो गया है। यहाँ से अतीक अहमद सुरक्षित यहाँ पर आ गया है प्रयागराज। साबरमती जेल से जो सफर शुरू हुआ था वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पर पहुंच गया है। सजा से पहले अतीक को क्यों लगा डर? डर लग रहा है। काल कोठरी से कोर्ट रूम तक हर गुनाह का हिसाब। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जेल के अंदर जो दोनों वज्रवाहन हैं, वो दोनों वज्रवाहन जो है वो दाखिल हो रहे हैं। अब मिट्टी में मिलेगी माफिया गिरी। प्रयागराज पहुंची अतीक की गाड़ी, आ गई इंसाफ की घड़ी। अतीक अहमद को 10-10:15 बजे के आसपास ही जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। साबरमती से संगम नगरी के बीच करीब 1300 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है। लेकिन इस पूरे सफर में पुलिस का काफिला जहां कहीं धीमा हुआ या फिर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, अतीक अहमद की रूह कांप उठी। पूरे रास्ते में अतीक अहमद का चेहरा मुरझाया रहा, क्योंकि माफिया अतीक अहमद अच्छी तरह से समझ चुका था कि जिस रास्ते पर पुलिस का काफिला बढ़ रहा है वो उसके गुनाहों के हिसाब की ओर जाता है। साबरमती टू संगम नगरी, सफर पूरा, अब सजा की बारी। किडनैपिंग केस में काल कोठरी का काउंटडाउन। साबरमती से माफिया अतीक को लेकर जब यूपी पुलिस का काफिला प्रयागराज के रास्ते पर बढ़ा था, तब सूरज डूबने को था। और जब पुलिस का काफिला प्रयागराज की नैनी जेल के दरवाजे में दाखिल हुआ, तब भी वक्त शाम का था, जो संकेत है कि अतीक के गुनाहों की शाम ढल रही है और आने वाली सुबह उसके गुनाहों की सजा का इंतजार कर रही है। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल तक
अतीक को पहुंचाने में पुलिस को करीब 24 घंटे लगे। इस दौरान पुलिस के काफिले ने करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। इस पूरे सफर के दौरान अतीक के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखा। तन पर काला कुर्ता और सिर पर सफेद गमछा, लेकिन चेहरा पूरी तरह से खौफजदा। दरअसल उसे डर था कहीं उसकी गाड़ी न पलट जाए। अतीक के इस डर के साथ रविवार को शाम 5:45 पर अतीक को लेकर पुलिस का काफिला साबरमती जेल से रवाना हुआ था। यूपी पुलिस की वज्र वैन में अतीक थके हुए कदमों से बैठा। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान मौजूद थे। करीब 45 पुलिस कांस्टेबल और अधिकारी काफिले में शामिल थे। अब तस्वीरों में देखिए, तमाम पुलिस कांस्टेबल ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे। अधिकारियों को छोड़कर किसी भी सिपाही को फोन ऑन करने की इजाजत नहीं थी। काफिले की सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। पुलिस का काफिला रफ्तार पकड़ रहा था और वज्रवाहन में सवार अतीक की रूह कांप रही थी। अनगिनत गुनाहों से डर का साम्राज्य खड़ा करने वाला अतीक अंधेरे से डर रहा था। वो रात का वक्त था जब पुलिस का काफिला राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ। इस दौरान उदयपुर के एक पेट्रोल पंप पर अतीक का काफिला रुका। पुलिस कर्मियों ने अतीक को फ्रेश होने के लिए नीचे उतारा। यहाँ पहली बार अतीक अहमद बिना हथकड़ी के दिखा। मतलब काफिले में मौजूद पुलिसकर्मी सुरक्षा इंतजामों को लेकर पूरी तरह से मुतमईन थे। उदयपुर के पेट्रोल पंप से पुलिस का काफिला कोटा के रास्ते आगे बढ़ा। इस दौरान राजस्थान पुलिस की गाड़ियां यूपी पुलिस के काफिले को एस्कॉर्ट करती रही। सुबह के वक्त पुलिस का काफिला राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुका था। तकरीबन आधा सफर भी पूरा हो चुका था। इस दौरान शिवपुरी में अतीक के वज्रवैन से एक गाय की टक्कर हो गई। इस टक्कर से अतीक की रूह जरूर कांप गई होगी। हालांकि इस टक्कर से काफिले को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान काफिला कुछ देर रुका रहा, फिर आगे बढ़ चला। साबरमती से प्रयागराज के सफर में मीडिया की गाड़ियां लगातार पुलिस के काफिले को फॉलो कर रही थी, जिनके बीच एक रहस्यमय गाड़ी भी दिखी जिसमें बुर्का पहने 2 महिलाएं सवार थी। गाड़ी पर उच्च न्यायालय लिखा हुआ था। ये गाड़ी काफिले के पीछे पीछे चल रही थी, जिसके बारे में पता चला कि गाड़ी में अतीक की बहन सवार है। जब ये खबर आई कि अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज सड़क मार्ग से लाने की तैयारी हो रही है, उसी वक्त अतीक की बहन अपने वकीलों के साथ साबरमती जेल के बाहर पहुंच गई थी। और जैसे जैसे अतीक का काफिला आगे चलता रहा, उसकी बहन भी अपने वाहन के साथ साथ काफिले से जुड़ी रही। जब तक अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल के भीतर दाखिल नहीं हो गया, तब तक अतीक की बहन उसके साथ रही। क्योंकि अतीक अहमद ने तो यही कहा था जेल से बाहर निकलने के बाद। जी आशंका है हमें। आशंका है ले आने में ले जाने में। जी बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं। इस दौरान चित्रकूट के भरतपुर क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पर काफिला रुका तो एबीपी गंगा ने अतीक से बात करने की कोशिश की। हालांकि उधर से कोई जवाब नहीं। अतीक इस प्रिजन वैन में यहाँ पर है। अतीक आप कुछ कहेंगे? अतीक कुछ कहेंगे? अतीक आप कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे अतीक आप कुछ बोलेंगे? शाम के करीब 5 बजे पुलिस का काफिला अतीक को लेकर प्रयागराज की सीमा में दाखिल हुआ। इसके करीब 20 मिनट के भीतर अतीक अहमद को पुलिस ने नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। भाई सुरक्षित तौर पर प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन आज सोमवार की रात पे इन्हें शायद ही जेल में नींद आएगी। उसकी वजह यह है कि कल मंगलवार की सुबह 11 बजे उमेश पाल अपहरण कांड का फैसला आना है। दोनों भाई इस अपहरण कांड में आरोपी हैं। मामले में उन्हें उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा मुमकिन है। अब सबकी नजर उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट के फैसले पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 17 साल पहले अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ के साथ मिलकर जिस गुनाह को अंजाम दिया, अब उस गुनाह का हिसाब होने वाला है।
मंगलवार को जब प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे तो अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ कोर्ट के सामने होंगे। दोनों की सजा पर बहस होगी, फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। ये मामला उमेश पाल के अपहरण का है, जिसकी हत्या में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी है। यूं तो अतीक अहमद की जिंदगी के हर पन्ने पर गुनाहों की दास्तान दर्ज है। हालांकि पुलिस की डायरी में महज 100 केस दर्ज हैं, जबकि उसके भाई पर 52 मामले दर्ज हैं। गुनाहों की इसी फहरिस्त में से एक है उमेश पाल अपहरण केस, जिसमें मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। ये मामला 17 साल पुराना है। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल को उनके घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर फांसी इमली के पास किडनैप कर लिया गया था। प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके के उस फांसी इमली जगह पर जहां से उमेश पाल को अगवा किया गया था, जहां से इस मुकदमे की शुरुआत हुई थी, ये प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके का फांसी इमली जगह है। और जिस तारीख को उमेश पाल को अगवा किया गया था वो तारीख थी 28 फरवरी 2006। उमेश पाल ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसके मुताबिक 28 फरवरी 2006 को शाम के वक्त अतीक अहमद 2 गाड़ियों के काफिले के साथ इस तरफ से आया था। ये जो सामने की आप जगह देख रहे हैं, सबसे आगे अतीक अहमद की लैंड क्रूजर कार थी, उसके पीछे 2 और गाड़ियां थीं, कुल 3 गाड़ियां थीं जो है। और अतीक अहमद की लैंड क्रूजर कार से कई असलहाधारी उतरे थे, पीछे की गाड़ियों से भी उतरे थे और इसी जगह उमेश पाल को रोका गया था। उन्हें गन पॉइंट पर लेकर के उसी गाड़ी में लाद ले गया था। इस मामले में पुलिस ने अतीक अहमद और उसके भाई को मुख्य आरोपी बनाया था। ये पहला मामला है जिसमें ट्रायल पूरा हो चुका है। उमेश पाल खुद इस मामले में गवाह थे, जिनकी गवाही पर 28 मार्च यानी मंगलवार को कोर्ट फैसला सुनाएगी। हालांकि जब कोर्ट का फैसला आने वाला है तो उमेश पाल इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या हो चुकी है। उमेश पाल की हत्या के केस में भी अतीक अहमद और उसके परिवार के सदस्य आरोपी हैं। मैं यही अपील करूंगी और मैं यही मान्य रखी हूँ कि वो उचित दंड देंगे। फांसी की सज़ा तो होनी ही चाहिए, कारावास नहीं। कारावास होने पर ये होगा कि कल को फिर वो कारावास में रह के भी फिर कर सकता है, इसलिए मैं फांसी की ही सज़ा मांग करूंगी। दरअसल राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल गवाह थे। बताया जाता है कि इसी कारण से अतीक अहमद ने उमेश पाल का अपहरण किया था। उमेश पाल की पिटाई भी की थी, यहाँ तक कि एक हलफनामे पर दस्तखत भी कराए थे, जिसमें लिखा था कि उमेश पाल मौके पर मौजूद नहीं थे। जो अतीक अहमद और उसके साथ के लोग थे वो उमेश पाल को लादकर, ये जो रास्ता आप सीधे देख रहे हैं वो आगे एक ऊंचाई सी जगह है, वहाँ पर एक ओवरब्रिज है और ओवरब्रिज को जैसे पार करते हैं वहाँ पर अतीक अहमद का दफ्तर है। उसी दफ्तर में उमेश पाल को रखा गया था। रात भर उनके साथ मारपीट की गई थी, उन्हें करंट के झटके दिए गए थे और उनसे एक जबरन हरफनामा लिखवाया गया था कि बीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उस केस में गवाह नहीं है, वो गवाही नहीं देना चाहते हैं। और अगले दिन चूंकि गन पॉइंट पर थे, उन्हें परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसीलिए अगले दिन उमेश पाल ने वही कहा जिस तरीके का दबाव अतीक अहमद, अशरफ और उनके गुर्गों की तरफ से किया गया था। अब 17 सालों बाद उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आने वाला है, तो उम्मीद की जा रही है अतीक पर दर्ज दूसरे मामलों में भी ट्रायल में तेजी आएगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। लंबी कानूनी लड़ाई और ओबीसी आयोग के करीब 2 महीने तक चले सर्वे की रिपोर्ट के बाद यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए यूपी सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि अप्रैल में यूपी में निकाय चुनाव हो सकते हैं। निकाय चुनाव की बच गई घंटी, चुनावी पथ पर अप्रैल में अग्नि परीक्षा। लंबी कानूनी लड़ाई और यूपी के सभी 75 जिलों में करीब 2 महीने तक चले ओबीसी आयोग के सर्वे की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। साथ ही यूपी सरकार को 2 दिन के भीतर निकाय चुनाव का
नोटिफिकेशन जारी करने की अनुमति दे दी। मतलब अगले 2 दिन के भीतर यूपी सरकार निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, तो फिर अप्रैल में निकाय चुनाव की चुनावी अग्नि परीक्षा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से आरक्षण तैयार करने के लिए कहा था, इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आयोग के जरिए आरक्षण तैयार कराया और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि तैयारी पूरी है और उत्तर प्रदेश सरकार अगले 2 दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी अपनी ओर से दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी। कोर्ट के फैसले के साथ ही सियासी जमातों ने निकाय चुनाव की रणनीति पर काम तेज कर दिया। सबसे ज्यादा हलचल सत्ता में काबिज भाजपा के खेमे में है। भाजपा सरकार ने निकाय चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले ही किसानों के निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर दिया। भाजपा का दावा है कि पार्टी निकाय चुनाव के लिए तैयार है। सभी नगरीय निकायों में भाजपा का कमल खिलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, समाजवादी नहीं, उनको हारने का डर होता है तब शंका इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं, क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिल करके भी लड़े तो भी जनता का मूड भाजपा के साथ है। जनता भाजपा की डबल इंजन सरकार के साथ है। डबल इंजन की सरकार के काम काज से खुश है। भाजपा के इस दावे के पीछे एक वजह यह भी है कि 2017 के वक्त सबसे ज्यादा नगर निकायों में भाजपा ने कब्जा जमाया था, जबकि सपा एक भी नगर निगम की महापौर सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई थी। ऐसे में सपा की कोशिश इस बार नतीजों को अपने फेवर में करने की है। हालांकि चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है निकाय चुनाव के लिए और समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनता भी तैयार है चुनाव के लिए। हमें पूरी उम्मीद है हम ज़्यादा निगम और पंचायत पे कब्जा करेंगे अगर फेयर इलेक्शन हो, ईमानदारी से। फिलहाल सबकी नजर यूपी सरकार पर है कि आखिर कब तक निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात सारस की उड़ान पर जारी सियासी घमासान की। सारस के मुद्दे पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर नया हमला बोल दिया है। वन विभाग को सीएसआर फंड से 250 मोटर बाइक्स और 34 स्कूटी दिए जाने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा, जिस पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। सपा भाजपा में पक्षियों पर सेहत संग्राम। समाजवाद की सारस उड़ान, वन विभाग की कार्यशैली पर घमासान। अमेठी के आरिफ से सारस को लेकर वन विभाग के फैसले ने बीते 21 मार्च को सियासत का जो पन्ना खोला था, उसमें हर बदलते दिन के साथ नया पैराग्राफ जुड़ता जा रहा। आरिफ के साथ रहने देने के अधिकार को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब पक्षियों की सेहत तक जा पहुंची है। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएसआर फंड के तहत वन विभाग को 250 मोटर बाइक्स और 34 स्कूटी दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोटर बाइक्स और स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वन विभाग को दी गई मोटर बाइक्स और स्कूटी के फ्लैग ऑफ की यही तस्वीरें सियासत के केंद्र में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सीएम योगी पर चुभने वाला तंज कसा। उन्होंने कहा, आशा है वाहन मिलने से वन विभाग अतिरिक्त सक्रियता दिखाते हुए उचित समय पर घायल पक्षियों व पशुओं का भी उचित ख्याल रखेगा। कर्तव्य की कमी का कारण धन नहीं, मन होता है। साफ है कि अखिलेश यादव ने भले ही सारस का जिक्र नहीं किया, लेकिन माना यही जा रहा कि अखिलेश यादव का ट्वीट सारस संग्राम से ही जुड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अमेठी के रहने वाले आरिफ से सारस को लेने के वन विभाग के फैसले पर सवाल खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। एक तथ्य ये भी है कि 21 मार्च को आरिफ के पास से जिस सारस को वन विभाग ने लिया था, उसे वन विभाग ने कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया है। ऐसे में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी सारस को देखने कानपुर चिड़ियाघर पहुंच गए। अमिताभ वाजपेयी अपने साथ सारस के लिए दाना लेकर भी पहुंचे। मांग की कि आरिफ की तस्वीर सारस के बाड़े में लगाई जाए। इससे पहले रविवार को अखिलेश यादव ने वन विभाग के फैसले पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा था। मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई।
आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।